Good evening, everybody. आवाज और वीडियो क्लियर है आप लोगों को? प्लीज बताइए। अभिषेक आनंद, वेरी गुड इवनिंग। चलिए। मनीष शेखर, वेरी गुड इवनिंग। अभिषेक कुमार प्रिय, गुड इवनिंग। देवव्रत, वेरी गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। राइट। घनश्याम चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बीपीएससी एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। आई एम राहुल स्वरूप। आई विल टीच यू इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी। पहले इंडियन हिस्ट्री को लेते हैं और उसको पहले कवर करेंगे, बाद में इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। शुरू कर दें बच्चों? अंकुल नमस्कार। शुरू कर देते हैं, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक? पहले थोड़ा सा मैं सिर्फ ओरिएंटेशन दूंगा। आज मैं आपको हिस्ट्री का एक पूरा सा एक मेन जो स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री है, कैसे डेवलपमेंट हुए, वो बताऊंगा। ये जो पहला लेक्चर है, ये अगर एसिमुलेट हुआ, आप साथ हुआ, तो बाकी के टॉपिक्स अपने आप इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सी बातें आपको आधार बन जाएगा, तो आपको हिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे यहाँ हम जब यूपी बीपीएससी यूपी पीसीएस की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चंस लगभग 25 आ जाते हैं। बीपीएससी में ज्यादा भी देखे गए हैं, हम एवरेज 25-26 क्वेश्चंस मान लेते हैं। लगभग 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें से 3 फेज होते हैं हिस्ट्री के: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। 3 फेज होते हैं। तो आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसको देख के ये लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडर्न। लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस एंशियंट से आ जाएंगे, 5 से 6 मेडिवल से आ जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द 15 से 20 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न से आ जाएंगे। तो हमारा एम्फेसिस तीनों पे ही रहेगा, बट मॉडर्न पे हम ज्यादा एम्फेसिस देंगे। और शुरुआत एंशियंट से ही करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और एक क्रमबद्ध तरीके से आपको समझ में आता रहे। आपके एग्जाम का पैटर्न अगर देखें, आपके एग्जाम के नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखें, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे 100% क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं। सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं। बैटल्स हैं, किताबें हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब हिस्ट्री के जो 4 पहलू होते हैं, जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है और कल्चर है, उन चारों पहलुओं से ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन होते टिपिकल फैक्चुअल हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जहां बहुत डिफिकल्टी हो उसे करने में। जहां जहां ऐसा होगा वहां एम्फेसिस हम बढ़ा देंगे। तो टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चंस है, बात समझते चलिए। जो ओरिएंटेशन है हमारा सब्जेक्ट का, वो टिपिकल प्रीलिम्स पे रहेगा। हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, प्रीलिम्स को लेके चलेंगे। और जब ये पूरा कवर कर लेंगे तो आप अपने आप को हिस्ट्री या पॉलिटी में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड पाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा मोटिव रहेगा। इसी तरीके से चलेंगे कि हमारा जो टिपिकल फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उसे हम आत्मसात करते चलें, नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाने से बहुत फायदा होता है, ठीक है? इसे करेंगे। चलिए, मैं इसे अब शुरू करता हूं, ठीक है? अब मैं स्टार्ट करूं। चलिए, सबसे पहले
मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं हिस्ट्री आप नहीं जानते, मैं मान रहा हूं आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं। हिस्ट्री का जो एक रिदम है पूरा एंशिएंट से मॉडर्न तक, उसकी मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या होती है वो बताने जा रहा हूं। ये क्रम बनता चला गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे 3 फेजेस हो जाते हैं। एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मुझको बेसिक हिस्ट्री समझानी है आपको, और ये भी मान के चलेंगे आप कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगना, बहुत कम समय में बहुत अच्छा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, हमारे अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में 3 फेजेस मान लिए जाते हैं। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 3 फेजेस मान लेते हैं। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर लगभग मिड 8th सेंचुरी एडी तक। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब शुरुआत से लेकर और मिड 8th सेंचुरी एडी तक, 750 एडी तक। एनो डोमिनी आप समझते हैं, एक लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, एनो डोमिनी। क्रिश्चियन वर्ल्ड में बेस्ट, सबसे बड़ा डेवलपमेंट ईसा की पैदाइश, बर्थ ऑफ जीसस। उन्होंने एक ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, उसके बेस पे सारे इवेंट्स को अरेंज कर दिया। तो ईसा की पैदाइश के बाद के ईयर्स कहलाते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब लैटिन भाषा में होता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, व्हेन क्राइस्ट was born and he was living। उसके बाद के सारे साल कहला देते हैं एनो डोमिनी। तो 750 एडी प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इससे पहले हो जाता है बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा की बर्थ, उसके बाद एडी हो जाएगा और बीडी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इसको हम बीसीई कह देते हैं, इसको हम कॉमन एरा भी कह देते हैं। बिफोर कॉमन एरा, बी आप नई किताबें देखेंगे तो आप बीसीई लिखा होगा और सी लिखा होगा। कॉमन एरा मतलब जो पहले एडी कहलाता था वो कॉमन एरा हो गया, और जो उससे पहले का है वो बिफोर कॉमन एरा हो गया। आप इसे ऐसे ही मानिए बीसीएडी है ये। उस हिसाब से देखें तो शुरुआत से लेकर प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 750 एडी तक का पीरियड हमारा कहलाता है एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। और लगभग मिड 8th सेंचुरी से लेकर और 1707 तक ये कहलाता है मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। 8th सेंचुरी एडी, 8th सेंचुरी एडी में बदलाव आए। जो किंगडम वगैरह चला करते थे उनका किन्हीं कारणों से विघटन होने लगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा। ऐसे में कुछ रीजनल किंगडम्स, छोटे छोटे राज्य बनने लगे। वो राज्य पूरे भारत में इस समय फैले हुए हैं, यहां से शुरुआत होती है। और इन्हीं हालातों में कुछ और बदलाव दुनिया के लेवल पे भी होते हैं, उनका प्रभाव भारत पे भी पड़ता है। और भारत में फिर शुरुआत हो जाती है बाहर के लोगों के आगमन की, और यहां पर फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य बन जाता है। तो मिड 8th सेंचुरी से लेकर अंटिल डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, दिस इज कॉल्ड मध्यकालीन भारत। कई जगह इसको 1757 भी मान लेते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बट आप 1707 ही मानिए मेडिवल एज। उसके बाद 1757 से लेकर 1947 तक का पीरियड हम मॉडर्न इंडिया कह देते हैं इसे। यहां बैटल ऑफ प्लासी होती है और यहां 1947 इंडिपेंडेंस, ये कहलाता है मॉडर्न इंडिया। ये तो हमारा ट्रेडिशनल बाइफर्केशन है, ट्रेडिशनल डिवीजन है इतिहास का, क्योंकि यहां पर कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। जब बड़े बदलाव हुए हिस्टोरियंस ने तभी से इसको डिमार्केट कर दिया और 3 पीरियड बता दिए हिस्ट्री के, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, अब देखते हैं ब्रॉड क्रोनोलॉजी। इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। आपके जितने हिस्ट्री के डाउट्स हैं, जहां जहां कंफ्यूजन होता है वो खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते, अपने इम्तिहान के हिसाब से पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर कनेक्टिविटी ना हो पाए तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये जब हम मेन सब्जेक्ट पे आ जाएंगे तो बहुत सी चीजें मिस करनी पड़ेगी, हम नहीं चाहकर भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर इसे ठीक से समझ लेंगे तो हमारा फ्लो बनता चलेगा। तो क्रोनोलॉजी को ले लेते हैं। हमारा इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत
वैसे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान ली जाती है। यहां पर हम लिख देंगे पीरियड और यहां लिख देंगे डेवलपमेंट्स और इवेंट्स। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझने में बहुत मदद करेगी। इवेंट्स एंड पीरियड्स, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं प्री हिस्ट्री, नो रिटन एविडेंसेस। इतिहास का वो पीरियड जिसके हमारे पास साक्ष्य तो हैं लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे जब हम पहले लेक्चर में जाएंगे, अभी तो हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं। तो पहले प्री हिस्ट्री आ जाती है जिसमें हमारे पास एविडेंसेस तो हैं, साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य नहीं है। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ विच वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। उसकी कुछ बातें करेंगे और फिर शुरू हो जाती है हमारी हिस्ट्री, जब हम देखते हैं कि 2600 से लगभग 1900 बीसी का पीरियड हमारा एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडस सिविलाइजेशन। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इंडस सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसके इस हिस्से में यहां पर एक सिविलाइजेशन फ्लरिश करता है, उसे इंडस सिविलाइजेशन कह देते हैं। ये रहा, बहुत सारी डेट्स हैं, हम डिस्कस कर लेंगे उसमें, लेकिन 2600 से लेकर 1900 बीसी तक इसका मैच्योर फेज माना जाता है। कुछ मैच्योर फेज से पहले भी हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगी, कुछ मैच्योर फेज के बाद भी मिल जाएंगी, बट हम पढ़ेंगे सिर्फ मैच्योर फेज। जब भी हम मैच्योर फेज की बात करेंगे तो हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं। 26 से 1900 बीसी के बीच में एक इंडस नदी है, इंडस नदी के आसपास, उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास एक सभ्यता फ्लरिश करती है, सिविलाइजेशन फ्लरिश करता है, उसे इंडस सिविलाइजेशन कह देते हैं। क्योंकि इनकी स्टडीज से पता लगता है दे न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन को जब स्टडी करते हैं तो ये पता लगता है कि इनके पास लिपि हुआ करती थी, इनके पास स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ये लिखना जानते थे। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये तो डिसाइफर नहीं हुआ, डिकोड नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये मान लिया गया है कि ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी, इसलिए मान लेते हैं इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन। और क्योंकि इसका जो सबसे पहली साइट मिली थी उसे हड़प्पा कहते हैं, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हो जाता है। ये हिस्ट्री का ट्रेडिशन है, हिस्ट्रियोग्राफी का ट्रेडिशन है कि सिविलाइजेशन को उसकी पहली मिली साइट पे भी नेम कर देते हैं। हड़प्पा भी बोल सकते हैं और इंडस भी बोल सकते हैं। ये पहली सिविलाइजेशन फ्लरिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं लगभग, मैं आपको मेन इवेंट्स बता रहा हूं ताकि फ्लो बना रहे। 1500 से 600 बीसी from northwest India, as per the historical tradition, there came some people called आर्यन। लगभग 1500 बीसी के आसपास। अब आजकल इन पे नई नई स्टडीज चल रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, बट जो आपके एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से ट्रेडिशनल हिस्ट्री जो है वही फॉलो हो रही है, तो उसी को लेंगे। लगभग 1500 बीसी के आसपास फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सम पीपुल हु स्पोक अ लैंग्वेज कॉल्ड आर्य, लिखा रहता है कि आर्य भाषाई लोगों का आगमन हुआ। दे स्पोक ए लैंग्वेज कॉल्ड आर्य, वो आते हैं और इसलिए इसको आर्यन एज कह देते हैं। एंड इनका जो साहित्य था, जो साहित्य कंपाइल किया इन लोगों ने, जिस साहित्य का इन लोगों ने संकलन किया, कंपाइलेशन किया, वो वेदास है, तो इसको वैदिक एज भी कह देते हैं। तो लगभग 1500 से 600 बीसी का पीरियड जो है सेकंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडियन हिस्ट्री में हो जाता है, जब एक वैदिक एज हुआ करती है। वैदिक एज को हिस्टोरियंस दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले 500 साल, इसे वो कहते हैं अर्ली वैदिक एज। पहले 500 साल को वो कहते हैं अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल, और अगले कुछ सालों को वो कह देते हैं लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। हिस्टोरियंस अपनी जो बदलाव देखे गए, परिवर्तन देखे गए, उसके बेस पर इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले 500 साल 1500 से 1000 बीसी तक
बीसी वाला स्केल उल्टा ही चलेगा, तो इसको अर्ली वैदिक एज कह देते हैं, और जो अगला पीरियड है 400 साल का, उसे उत्तर वैदिक काल कह देते हैं। ये दो पीरियड है, इनकी अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो पहला पीरियड था जो पहले 500 साल का पीरियड है, इसको समझने के लिए हमारे पास इकलौता सोर्स ऋग्वेद है। जो आर्यों का पहले 500 साल हैं, उनको समझने के लिए हमारे पास पहला सोर्स ऋग्वेद है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक एज भी कह देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऋग्वैदिक एज। द ओनली सोर्स फॉर नोइंग अबाउट दिस पीरियड इज ऋग्वेद, हेंस ऑल्सो कॉल्ड ऋग्वैदिक एज। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर ऋग्वैदिक एज लिखा होगा, और किताबों में ऋग्वैदिक एज लिखा होगा। बाद का पीरियड कहलाता है लेटर वैदिक एज। तो दो पीरियड हो जाते हैं, इनको डिफरेंट, यहां पर 1000 में कुछ बड़े बदलाव होने लगेंगे, 1000 बीसी के आसपास कुछ बड़े बदलाव होंगे। उन बदलाव की वजह से वो कहते हैं अब ये उत्तर वैदिक काल आ गया, वैदिक एज का लेटर पार्ट आ गया, उसमें कुछ चेंजेस हो गए। वो चेंजेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा पीरियड चलता है, खत्म होता है 600 बीसी के आसपास। 600 बीसी के आसपास ये खत्म होता है। अब हुआ क्या, ये जो आर्य आए और जो साहित्य का संकलन हुआ, उससे एक विचार निकल कर आया, उससे एक फिलॉसफी निकल कर आई, उससे एक समझ बनी। उस समझ ने यह बताया कि हमारा जो परम उद्देश्य है वो है टू हैव बेनिफिट्स। जितने भी बेनिफिट्स हैं इस दुनियावी जीवन के, वो हमको चाहिए हैं। उसके लिए वी हैव टू प्रे टू गॉड्स, गॉड्स को हमें प्रे करना है। और प्रे करने के लिए क्या मंत्र बोलने हैं, क्या श्लोक बोलने हैं, वो हमारे पास इस विचार में है, जिसको हम वेद कह देते हैं। उसको वो समझने लगे और वो सोचने लगे कि जब गॉड को प्रेयर करेंगे हम, तो हमको सारे भौतिक संसाधन मिलने लगेंगे। और कुछ ऐसा ही धर्म बनने लगा था। उत्तर वैदिक काल आते आते उसमें कुछ और एडिशंस होने लगे कि खाली प्रेयर करना भर संभव नहीं, प्रेयर करने भर से ही बात नहीं बनेगी, इसके साथ साथ कर्म कांड, वैदिक रिचुअल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई। कहने का मतलब है वो जो सिंपल विचार था, जिसमें एक प्रार्थना सी करनी है गॉड को अग्नि के समक्ष, ये मानते हुए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये मेरे गॉड तक, ये अग्नि गॉड ले जाएंगे, उससे मेरा फुलफिलमेंट हो जाएगा। वो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, और उसमें कर्म कांड और बलि, पशु बलि, ये सब बहुत ज्यादा होने लगा। मतलब 600 बीसी तक आते आते ये जो थॉट था, ये एक टिपिकल एक रिचुअलिस्टिक रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है, एक कर्म कांडीय विचारधारा में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए जब वैदिक एज खत्म होती है, तो हम देखते हैं भारत में एक बड़े स्तर की होती है ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े स्तर की होती है ट्रांसफॉर्मेशन, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए इसे कह देते हैं परिवर्तन का काल। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह कहां थी? इसकी वजह थी इसके प्रीसीडिंग पीरियड में। इसका जो पिछला पीरियड था, इससे जो पहले निकल चुका है, वहां कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं विचारों में, एक्शन से, कर्मों में, जिसकी वजह से एक नया थॉट डेवलप हो रहा है, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। तो वैदिक एज के एंड पे देखते हैं हम कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बड़ा बड़ा परिवर्तन हुए हैं, एक फर्मेंटेशन हुआ है सोसाइटी में, एक बिल्कुल उथल पुथल हुई है। अब हिस्टोरियंस इसे एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कह देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन दो हुआ करती थी। एक तो थी, एक बदलाव था रिलीजियस, और दूसरा बदलाव था पॉलिटिकल। एक जो बदलाव था वो था धार्मिक, और एक बदलाव था राजनीतिक। दो बड़े बदलाव हुए, दो बड़े बदलाव हुए। उन बदलाव की वजह से हिस्टोरियंस इसे परिवर्तन का काल कह देते हैं। रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? वो ये हुआ, देयर वॉज राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स। अब ये जो आर्य लोग थे, इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस विचारधारा को नहीं मान रहे थे कि यू हैव टू मेक गॉड हैप्पी सो दैट गॉड कैन बेस्टो अपॉन यू ब्लेसिंग्स। आप प्रार्थना करते हैं, कर्म कांड करते हैं, पशु बलि करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, इससे गॉड प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जितने भी संसाधन है उपलब्ध हो जाएंगे। इससे बहुत से लोग
नहीं एग्री करते थे, इसलिए एक और विचार डेवलप होने लगा जो वैदिक विचार को बिल्कुल मानने से इनकार करता था। वो कहते थे किसी को मारने से, एनिमल सेक्रीफाइस कैन नॉट बी द वे टू मेक गॉड हैप्पी। इस तरीके से बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगे। मतलब वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में ये ट्रांसफॉर्मेशन जन्म ले रहा था, पनप रहा था, और वैदिक एज के एंड तक आते आते ये बिल्कुल एकदम सरफेस पे आ गया। वो जो अंडर करेंट्स थे वो सरफेस पे आ गए, और 600 बीसी तक आते आते लगभग आप समझ लीजिए 62 प्रकार की विचारधाराएं उस समय व्याप्त थी, उस समय चल रही थी। 62 काइंड ऑफ सेक्ट्स वर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, ऐसा बताया जाता है किताबों में। उनमें से कुछ ही संप्रदाय ऐसे थे जो कुछ अपनी बात कह पाए, मतलब जिनका रेफरेंस हमें उस समय के साहित्य में मिल जाता है। इसलिए इस समय नए संप्रदायों का उदय हुआ, नए विचारों का उदय हुआ। उन विचारों में दो विचार कुछ जड़ें ले गए, आगे चल पाए, जिन्हें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म कहते हैं। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म केम इनटू बीइंग, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म केम इनटू बीइंग एज ए सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल रिवोल्ट अगेंस्ट वैदिक रिलीजन। जो बुद्धिज्म जैनिज्म का जन्म हुआ वो क्या था? वो एक तरीके से वैचारिक रिवोल्ट था, क्रांति थी। किसके खिलाफ? वैदिक रिचुअलिस्टिक रिलीजन के खिलाफ। जो वेदों में संबंधित धर्म, कर्म कांडीय धर्म आगे आ गया था, उसके खिलाफ जो विचार पेश हुए और लोगों ने फॉलो भी करने शुरू किए, उनको हम बुद्धिज्म जैनिज्म कह देते हैं। तो राजनीतिक तौर पर तो बदलाव ये हुआ कि नए संप्रदायों का उदय हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया हिस्टोरियंस ने। और पॉलिटिकल ये हुआ कि होने लगी स्टेट फॉर्मेशन। अब यहां पर स्टेट का मतलब, यदि आपने पॉलिटी पढ़ी हो, स्टेट एक पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है जिसके कई सारे फीचर्स होते हैं। राजनीतिक कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, मतलब वो सारे फीचर्स जिसमें एक किंगडम शेप लेने लगे, वो सारे फीचर जिसमें किंगडम शेप लेने लगे। एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर हो, उसके पास एक टेरिटोरियल एरिया हो, उसके पास टैक्सेशन की सुविधा हो, मतलब वो सारे फीचर्स जो एक गवर्नमेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, वो कुछ दिखने लगे। इससे पहले टिपिकल ट्राइबल सेटअप हुआ करता था, वो ट्राइबल सेटअप कन्वर्ट होता है स्टेट फॉर्मेशन में। तो राजनीतिक बदलाव ये होते हैं कि किंगडम बनने लगे और भारत में कुछ टेरिटोरियल किंगडम्स का शुरुआत हो जाती है 600 बीसी तक आते आते। इन दो बड़े कारणों की वजह से हिस्टोरियंस इसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आ गई? मुझे बताइए, जो मैं बता रहा हूं ये आपके समझ में आ रहा है? बताइए। अंकुल कुमार, देवव्रत, अभिषेक, मुझे बताएं जो मैं बता रहा हूं, आर यू गेटिंग? एक हल्का सा मुझे फीडबैक इसलिए दीजिए कि स्पीड, हैंड राइटिंग और मेरे बताई हुई चीजें आपकी समझ में आ रही हैं। प्लीज बताएं। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, ठीक। अब ये बदलाव हो गया, अब आगे चलते हैं। 600 बीसी से 75 बीसी, मैं बहुत ब्रॉडली ले रहा हूं चीजों को, है ना, बहुत ब्रॉड बेसिस पे, ताकि आपको एक स्केलेटन दे दूं। इस स्केलेटन में हम हार्ड मास बाद में लगा लेंगे, इसकी फिलिंग बाद में कर लेंगे, स्केलेटन समझ लें। अब इसको हम बुद्धिज्म जैनिज्म को तो बाद में ले लेंगे, स्टेट फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। लगभग 600 बीसी से 75 बीसी हम देखते हैं कि भारत में कुछ यहां पर 60 महाजनपदास, षोडश महाजनपदों का पीरियड कह देते हैं। दैट इज 600 बीसी से 75 बीसी भारत में, भारत के बड़े हिस्से में हम कुछ बड़े बड़े किंगडम्स का पीरियड ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स, पीरियड ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स। स्टेट को कहते हैं हिस्ट्री में जनपद, और जब कुछ जनपद मिलके बड़े हो जाते हैं तो उन्हें महाजनपद कहते हैं। तो मतलब 600 बीसी का भारत, जब बुद्धिज्म जैनिज्म की शुरुआत हो रही है,
तभी भारत बटा हुआ है षोडश महाजनपदों में। संस्कृत में षोडश का मतलब 16 होता है। 16 महाजनपदों में बना हुआ है। अब 600 बीसी से 75 बीसी तक का पीरियड टिपिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पीरियड रहेगा। यहां से लेकर ईस्टर्न भागलपुर, जिसे अंग कह देते हैं, से लेकर कुरुक्षेत्र और यहाँ गांधार काम्बोज, नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब से लेकर और यहाँ महाराष्ट्र तक, ये जो पीरियड है यहाँ पर षोडश महाजनपदों का पीरियड होता है। 16 बड़े राज्य भारत में रूल कर रहे हैं। उन्हीं 16 बड़े राज्यों में, अब ये 16 क्या है ये हम देख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। इन्हीं 16 राज्यों में एक राज्य हुआ करता है मगध। साउथ बिहार, गंगा के नीचे का बिहार मगध कहलाता है, हुआ करता है मगध। मगध की लोकेशन ऐसी, मगध के राजा ऐसे, मगध के संसाधन ऐसे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, उन सब की मदद से मगध ने करना शुरू किया विस्तार। और एक समय देखा गया कि आप डीप साउथ छोड़ दें तो पूरा का पूरा भारत एक मगध एम्पायर बन जाता है। तो ये शुरुआत मगध एम्पायर की लगभग 600 बीसी से होती है और 75 बीसी तक एक मगधन एम्पायर चलती है। इसी को हम राइज ऑफ मगध भी बोल देते हैं, यहीं से राइज ऑफ मगध भी बोल देते हैं, राइज ऑफ मगध। इसी में मगध पे आने वाले, इनमें एक राज्य क्या है, मगध है। मगध ने ही फैलाव शुरू किया और लगभग पूरे भारत के बड़े हिस्से को कैप्चर कर लेता है। इन्हीं राज्यों में जो वंश इस पे शासन करते रहे, अब मैं एक राज्य की बात कर रहा हूं, उन 15 राज्यों को मगध कैप्चर कर लेता है। उनमें से मगध राज्य पे जो वंशों ने रूल किया, उनमें एक शासक का नाम मौर्यन डायनेस्टी था, मौर्यन वंश था, इसलिए इसको हम मौर्यन एम्पायर भी कह देते हैं। इसको हम मौर्यन एम्पायर भी कह देते हैं। मतलब who were Mauryas? Mauryas were one of the dynasties that ruled Magadhan Empire. मगध was a bigger thing. मगध पे शासन करने वाले हर्यंक हैं, शशुनाग हैं, नंद हैं, मौर्य हैं, शुंग हैं, कान्व हैं, ये सब शासन करते रहे। उनमें जिनके समय ये पूरा बड़ा रूप ले गया, ऑल इंडिया एम्पायर का रूप ले गया, वो होते थे मौर्य। लगभग इसी पीरियड का सब पीरियड है 321 से 185 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य laid the foundation of Mauryan Empire, followed by his son बिंदुसार, followed by अशोक and others। ये जो डायनेस्टी है ये मगध पे रूल करती रही इस समय, इसलिए मौर्यन एम्पायर का मतलब है मगध पे जब मौर्य रूल कर रहे थे तो उसे हम मौर्यन एम्पायर कह देते हैं। अशोक के समय तक आते आते लगभग ये पूरे भारत पे मौर्यों का शासन होने लगा है। 185 के आसपास ये मौर्य खत्म होने लगते हैं। लगभग 185 के आसपास जो आखिरी राजा है बृहद्रथ, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद ये मौर्यन का तो एंड हो गया है, लेकिन मगध का डिक्लाइन शुरू हो गया है। मौर्यंस का एंड हो गया है, लेकिन मगध का डिक्लाइन शुरू हो गया है। ऐसे में ही हम देखते हैं लगभग 150 बीसी के आसपास से ही शुरू हो गया था एक नया डेवलपमेंट। 150 185 में बाद के मौर्य शासक रूल कर रहे हैं, बट उसी के आसपास मैंने यहां लिखा है 150, कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मत सोचिए 185 से लेना चाहिए था, आप ऐसे मान लीजिए मोटे मोटे तौर पे 150 बीसी के आसपास और लगभग 250 एडी तक, मतलब 400 साल, 150 साल पहले वाले, 250 साल आगे वाले, इस समय एक नया डेवलपमेंट ये हो रहा है कि ये हो रहा है, ये जैसे हुआ करती थी एक पूरी की पूरी मौर्यन एम्पायर, ये मौर्यन एम्पायर हुआ करती है। अब अशोक के बाद उसके जो सक्सेसर्स हैं वो रूल करते रहेंगे, लेकिन 185 के आसपास आते आते यहां कुछ ये बदलाव होते हैं कि इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। इसके 3 हिस्से हो जाते हैं इस पीरियड के। यहां पर रूल करने वाले, मतलब
नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लस नॉर्थ इंडिया, यहां रूल करने वाले कहलाए फॉरेन डायनेस्टीज। जब मगध वीक हो चला है, जब मगध वीक हो चला है, ठीक है ठीक है, जब मगध वीक हो चला है तब वीक मगध पे कुछ बाहर से आक्रमण होने लगते हैं। इस हिस्से में हम देखते हैं कुछ फॉरेन डायनेस्टीज रूल करने लगती हैं, मतलब मौर्यों के तुरंत बाद उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत में कुछ बाहर के शासकों ने रूल किया। हिस्टोरियंस उसे फॉरेन डायनेस्टीज कह देते हैं, चाहे वो इंडो ग्रीक्स हो या शाकाज हो या कुशानाज हो। लगभग यहां देखेंगे 400 साल तक फॉरेन डायनेस्टीज का आधिपत्य रहेगा। यहां पर एक मगध अभी भी काम कर रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर और ईस्टर्न इंडिया तक यहां पर एक सेंट्रल इंडिया का सम पार्ट प्लस ईस्टर्न इंडिया का सम पार्ट, यहां पर एक छोटा मोटा मगध अभी भी रूल कर रहा है। और यहां पर शुंग और कण्व नाम के शासक हुआ करते हैं। मतलब मगध है लेकिन मगध छोटा हो चुका है। और ये जो हिस्सा है जिसे हम महाराष्ट्र आंध्र कह सकते हैं, इसे हम बोल देते हैं डेक्कन। यहां पर रूल कर रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी। मैं आपको साउथ इंडिया अलग से बता दूंगा। आप ये समझ लीजिए, ये जो नर्मदा रिवर है या विंध्याचल माउंटेन है, इसको मान लेते हैं हम उत्तर भारत, और नर्मदा से लेकर कृष्णा तक इसको मान लेते हैं हम डेक्कन, दक्कन कह देते हैं। और कृष्णा से नीचे तक कहलाता है फार साउथ। कृष्णा से नीचे तक कहलाता है सुदूर दक्षिण, मतलब ये कहलाता है आर्यव्रत। इसे आर्यव्रत रीजन कह देते हैं, विंध्याचल माउंटेन या नर्मदा से ऊपर का रीजन। और यहां से लेकर और कृष्णा रिवर तक इसे हिस्ट्री में डेक्कन कह देते हैं, और इसके नीचे यहां तक इसे सुदूर दक्षिण कह देते हैं। तो 3 ये टेरिटोरियल डिवीजन आपको हमेशा दिखाई देंगे। तो इसी के हिसाब से चलेंगे। फिलहाल हम नॉर्थ इंडिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, साउथ में आपको बता दूंगा आगे चलकर। तो यहां पर देखें, मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन द डेक्कन रीजन हु वर द डायरेक्ट सक्सेसर्स ऑफ मगध एम्पायर, इन द डेक्कन रीजन हु वर द डायरेक्ट सक्सेसर्स ऑफ मगध एम्पायर, तो आप बोलेंगे सातवाहन। सबसे पहले यहाँ के बड़े शासक माने जाते हैं सातवाहन, सप्तवाहन, जो आंध्र प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र के हिस्से में शासन करने लगे थे। तो ये जो पीरियड है, जब मगध टूटा, जब मगध टूटा तो मगध के 3 हिस्से हुए। उत्तर पश्चिम और नॉर्थ में एक फॉरेन डायनेस्टीज हैं, मध्य एरिया में एक छोटा मोटा मगध है, दक्कन में हुआ करते हैं सातवाहन। इसे कह देते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड। इसे कह देते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का भारत। तो मौर्यन एम्पायर खत्म हो गई है, मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद टूट फूट होती है, और यहां पर एक ऐसा पीरियड मिलता है जिसे पोस्ट मौर्य पीरियड कहते हैं। बड़ा ही फर्मेंटेशन का पीरियड फिर है। फॉरेन डायनेस्टीज भारत आती हैं, उनका इम्प्रिंट हमारे कल्चर पे दिखाई पड़ना शुरू करता है, वो भारत के ही हिस्सा बन जाते हैं। अब ऐसे में देखते हैं कुछ कल्चरल डेवलपमेंट बड़े स्तर का होने लगा है, किताबें लिखी गई हैं, संस्कृत पे ज्यादा बल दिया गया है। ये सारी चीजें हल्के हल्के अपनी जड़ें लेने लगती हैं। अगर कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो इस पीरियड में कुछ कल्चरल डेवलपमेंट बड़े स्तर के देखे गए हैं, क्योंकि ये फॉरेन डायनेस्टीज भारत में भी शासन कर रही थी, और इन्हीं के थ्रू कुछ यूरोप से भी कनेक्शन होने लगता है, इन्हीं के थ्रू कुछ यूरोप से भी कनेक्शन होने लगता है। और यूरोप मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसे रोमन एम्पायर कह देते हैं, रोमन एम्पायर और इंडियन एम्पायर के बीच में एक इंटरकोर्स शुरू हो गया है, आदान प्रदान शुरू हो गया है। वो आदान प्रदान कल्चर का हो
या मतलब बहुत सी बाहर की चीजें भारत में आगमन होने लगा है, कुछ भारत में एसिमिलेट भी होने लगी, उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ अच्छी तरीके से दिख जाता है। तो इस पीरियड में किताबें हैं, कुछ और चीजें हैं आर्किटेक्चर वगैरह की, वो हम अच्छी तरीके से देखेंगे। यहां से क्वेश्चन आपको मेंस में भी मिल जाते हैं, कई बार प्रीलिम्स में तो मिल ही जाएंगे। ये पीरियड कहलाता है पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल। लगभग 3rd सेंचुरी एडी आ जाती है। ऐसा होते होते 3rd सेंचुरी एडी आ जाती है। जब 3rd सेंचुरी एडी आ जाती है तब हम देखते हैं कुछ 250 एडी से लगभग 550 एडी तक वी सी राइज ऑफ गुप्तास और द एज ऑफ गुप्तास और गुप्ता एम्पायर, एज ऑफ गुप्तास और गुप्ता एम्पायर। इसको 250 मत मानिए, लगभग 275 बीसी के आसपास एक श्री गुप्त नाम का व्यक्ति हुआ करता है, उसका राइज देखा जाता है। श्री गुप्त ने जो परंपरा शुरू की है उसी को आगे बढ़ाता है उसका ग्रैंडसन चंद्रगुप्त वन, और चंद्रगुप्त वन के बाद फिर और राजाओं की श्रृंखला बनती है। और भारत में देखते हैं, उत्तर भारत में देखते हैं कि एक गुप्ता एम्पायर जैसी किंगडम बन जाता है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया। तो मतलब जब पोस्ट मौर्य पीरियड खत्म होने लगता है, एट द एंड ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड वी फाइंड द राइज ऑफ अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड गुप्तास। गुप्तों का उदय होता है। लगभग समझ लीजिए 200 साल तक, और 300 समझ लीजिए 200-250 साल, 300 के आसपास सही मायने में देखा जाए तो चंद्रगुप्त वन हुआ करता है। वहां से लेकर और 550 एडी तक का ये गुप्ताओं का पीरियड कहलाता है। और एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नॉर्थ इंडियन के रीजन पर ही गुप्ताज रूल करते रहे। ऑल इंडिया एम्पायर जैसी चीज नहीं बन पाई, क्या कारण रहे, वी विल लुक इनटू। ये गुप्ता एम्पायर डेवलप हो जाती है। इसी पीरियड में कुछ कल्चरल डेवलपमेंट बड़े स्तर के हुए, बहुत बड़े स्तर के हुए। आधार तो पहले दिख ही जाता है, आधार तो पहले दिख ही जाता है जो पोस्ट मौर्य पीरियड है, क्योंकि गुप्तों से पहले का पीरियड पोस्ट मौर्य पीरियड कहलाता है। तो कहीं कहीं आपको प्री-गुप्ता पीरियड भी लिखा मिल जाएगा, इसे प्री-गुप्ता पीरियड भी कह देते हैं। मतलब मौर्यों के बाद का पीरियड या गुप्ताओं के पहले का पीरियड लगभग एक माना जा सकता है। वो जो शुरुआत हो गई थी ये अपने एपिटमे पे आ जाती है, अपनी पीक पे आ जाती है, और कल्चरल डेवलपमेंट बड़े हाई लेवल के हो जाते हैं। चाहे वो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो, चाहे वो संस्कृत के लिटरेचर का बेस्ट पीरियड हो, या साइंस ऐसी चीजों के डेवलपमेंट देखे गए हो, या संस्कृत साहित्य का समय हो, ये सबका सब अपने बड़े स्तर पर देखा जाता है। इसलिए इस पीरियड को गोल्डन एज भी कह देते हैं। और इस समय जो कल्चर का फील्ड है उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है और हर डायमेंशन पे काम हुआ है, तो इसे गोल्डन एज भी कह देते हैं। तो गुप्ता पीरियड चलता है। उत्तर भारत में बहुत सारे गुप्त शासक हैं, वो रूल करते रहते हैं। चंद्रगुप्त वन है, फिर समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, स्कंदगुप्त, उसके बाद क्या कहते हैं, उसका बेटा आता है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आता है। इस तरीके से बहुत सारे राजा हैं। लास्ट में 550 तक आते आते फिर यहां पर एम्पायर वीक पड़ जाती है। और जब भी सेंटर वीक होता है, रूलर्स वीक होते हैं, हमेशा किंगडम्स टूटते हैं। जैसा मौर्य में हुआ, अशोक के बाद के सक्सेसर्स वीक थे, ऐसा ही हुआ उधर गुप्तों में भी देखा गया कि स्कंदगुप्त जो था वो आखिरी इंपॉर्टेंट राजा हुआ करता था। लगभग 467 एडी के आसपास स्कंदगुप्त होता है। स्कंदगुप्त के बाद का जो राजा थे वो बहुत वीकलिंग्स हुआ करते थे, वो उस सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये जो सिस्टम भारत में वीक होता जा रहा है, इस पे बाहर के इवेंट्स का भी असर पड़ा। वो क्या असर पड़ा हम देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल असर हो या इकोनॉमिक असर हो। व्यापार घटने लगा, रोमन एम्पायर से व्यापार किसी तरीके से बंद हुआ, और घोड़ों का भी भारत पे अटैक हुआ है। कुछ और कारण रहे, इन कारणों की वजह से देखते हैं 550 तक आते आते गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन पे चली जाती है। विष्णुगुप्त नाम का आखिरी शासक है, उसके बाद हम गुप्तों का एंड मान लेते हैं। अब ऐसे में गुप्ता एम्पायर वीक हो चुकी है, इंडिया भी वीक हो चुका है। इसलिए आने वाले जो 200 साल हैं, 550 से 750 एडी, इसको हिस्टोरियंस बोल देते हैं
पोस्ट गुप्ता पीरियड, इसको हिस्टोरियंस बोल देते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद का पीरियड कहलाता है ये। मतलब गुप्ता अंपायर के डिक्लाइन पे जो सिस्टम बनता है उसे पोस्ट गुप्ता पीरियड कह देते हैं। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपको, ताकि आपको मेन स्केलेटन बन जाए। अब इतने हिस्से पे तो गुप्ता शासन कर रहे हैं, बट गुप्तों के बाद अब थोड़ी सी विघटन हुआ है, यहां पर छोटे छोटे किंगडम आ गए हैं। कुछ हिस्सा किसी के पास चला गया, कुछ हिस्सा किसी के पास चला गया, कुछ किसी के पास चला गया, कुछ किसी के पास चला गया। छोटे छोटे शासक भी हुआ करते हैं। इसी में एक जो शासक यहां के हुआ करते हैं, वहां पर कन्नौज एक शहर हुआ करता है। कन्नौज किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया, और इसी पूरे डिक्लाइंड सिस्टम में एक नया राजा उभर के आता है जिसे हर्षवर्धन कहते हैं। और ये पूरा जो हिस्सा है, इसका कुछ भाग, पूरा भाग नहीं, जो गुप्तास छोड़ के गए थे, जो गुप्तास के बाद का हिस्सा है उत्तर भारत का, उसमें कुछ हिस्से पर एक नया शासक शासन करता है 606 से 647 एडी तक। उसे हर्षवर्धन कहते हैं। इसे कहते हैं द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। 6 नॉट 6, मतलब हर्षवर्धन वॉज ए पार्ट ऑफ पोस्ट गुप्ता सिस्टम। जो पोस्ट गुप्ता सिस्टम है उसका एक सिंपल सा पार्ट है द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक यहाँ के थानेश्वर का राजा है। किसी तरीके से वो यहाँ कन्नौज, यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ से उसका कुछ ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसकी वजह से कन्नौज शिफ्ट करता है, और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बना लेता है। इस तरीके से हर्षवर्धन का पीरियड रहा 606 से 647 एडी। हर्षवर्धन की डेथ होती है, उसके बाद और विघटन होता है और टूट फूट होती है, और पूरी तरीके से मामला बिगड़ने लगता है। जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था, लैंड ग्रांट्स वगैरह के जरिए तनख्वाहें दी जाने लगी हैं। अभी आपकी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मेन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ये जो पीरियड है, इसका एक फीचर मान के चलेंगे, वो दिमाग में ये रखेंगे कि इस समय जो आर्थिक हालात हैं वो थोड़े बिगड़े हुए हैं। और जब आर्थिक हालात बिगड़े हुए होते हैं तो जो जितनी ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग पॉलिटी हो सकती है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग पॉलिटी होगी वो इकोनॉमी को स्ट्रांग कर लेगी। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों बिगड़े हुए हैं, ऐसे में बड़े किंगडम्स नहीं बन सकते। रिसोर्सेज का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए बड़े किंगडम्स नहीं देखे जाएंगे, और यहां पर हर्ष के बाद तो और टूट फूट होने लगती है और काफी कुछ डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। हर्षवर्धन को एंशिएंट इंडिया का लास्ट इंपॉर्टेंट किंग मान लेते हैं। हर्षवर्धन के बाद कुछ लंबे समय तक बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता है। इसको देखते देखते हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो मेन स्ट्रीम क्रोनोलॉजी है वो खत्म हो जाती है। मतलब इंडस सिविलाइजेशन से वैदिक एज, फिर मौर्यन एज, पोस्ट मौर्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, इसको ही अगर हम कवर कर लेते हैं ठीक से, काफी कुछ हमारा कवर 99% कवर हो जाता है। हम इसकी साइड में भी देखेंगे, ये मेन स्केलेटन हो जाता है नॉर्थ इंडिया का। ये चलता है। अब ये सब होते होते 750 आ जाता है। 750 एडी से 1200 एडी का पीरियड है, इसे अर्ली मेडिवल एज कह देते हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड कह देते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत, पहले 500 साल, जो पहले 500 साल हैं, अच्छा कौन सा डिवीजन पूछ रहे हैं अभिषेक? ये जो गुप्ता किंगडम है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। गुप्ता किंगडम्स के डिसइंटीग्रेशन पे 4 बड़े किंगडम बनते हैं, उनमें एक हर्षवर्धन वाला है और बाकी 3 और हैं। इन चारों को ग्रेजुअली कैप्चर कर लेता है हर्षवर्धन। इस बड़े किंगडम के कुछ हिस्से पर, जिसमें नॉर्थ इंडिया का एक मेजर भाग आ जाता है, उस पर रूल करने लगता है हर्षवर्धन। तो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था। अब इसकी डिटेल में हम बाद में चले जाएंगे, है ना। अभी तो एक जस्ट आपको मैं एक इंप्रेशन सा दे रहा हूं, ठीक है। अब 750, अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद विघटन होने लगता है, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, हालात और बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ही मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव हुए हैं।
हिस्टोरियंस इसे बिगिनिंग ऑफ मेडिवल एज मान लेते हैं। तो यहां से मेडिवल एज की शुरुआत है। 8th सेंचुरी एडी से लगभग 1200 एडी तक के पीरियड को हम अर्ली मेडिवल एज, पूर्व मध्यकालीन भारत मान लेते हैं। इस पीरियड में दो बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड अब हर्षवर्धन एक यूनाइटेड किंगडम तो बना नहीं पाया, वो जो बना पाया वो उसके जाने के बाद टूटने लगा। और जब मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है, द होल ऑफ इंडिया वॉज पार्सल्ड आउट इन द फॉर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट पॉकेट्स ऑफ पावर। जब हर्षवर्धन के बाद देखते हैं पूरे भारत में छोटे छोटे यूनिट्स में भारत बट गया है। तो जब मेडिवल इंडिया की शुरुआत देखते हैं तो क्षेत्रीय किंगडम्स में भारत बटा हुआ है। एक यूनाइटेड एम्पायर जैसी चीज, एक सेंट्रल पावर जैसी चीज नहीं है। छोटे छोटे किंगडम्स में भारत बटा है, और ऐसा है तो ऑब्वियसली इट वाज लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये सब इस समय देखा गया है। और ऐसे में ही जब किंगडम्स वीक पड़े हुए हैं, अपनी अपनी पॉकेट्स में तो वो रूल कर रहे हैं, अपनी अपनी पॉकेट्स में सब कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकजुट होकर काम करने को तैयार नहीं है। कुछ हालात ऐसे हैं कि एक बड़ा किंग कोई निकल के नहीं आ पा रहा है जो इन सबको यूनाइटेड कर ले, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ही उत्तर पश्चिम भारत से कुछ भारत पे इन्वेजन्स होने लगते हैं। वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हुए हैं कि भारत पे इन्वेजन्स होने लगते हैं। हेंस हम देखते हैं लगभग 1000 एडी टू 1206 एडी भारत पे होने लगे हैं इन्वेजन्स। महमूद ऑफ गजनी से लेकर मोहम्मद गौरी तक, महमूद ऑफ गजनी से लेकर मोहम्मद गौरी तक लगभग ये पीरियड रहता है। अब भारत कुछ अटैक्स झेलता है, उत्तर पश्चिम भारत से भारत पे अटैक होने लगते हैं। क्या कारण रहे, क्या इनका इफेक्ट आया, बाद में देखेंगे। ये जो वीक किंगडम हुआ करते थे, ये इन अटैक्स को किसी तरीके से फेस करने की कोशिश भी करते हैं। फाइनली ये सकम कर जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, किसी तरीके से ये एकजुट नहीं हो पाए हैं और ये अल्टीमेटली कैप्चर हो गए हैं। ये सब होते होते 1206 आ जाता है, जब मोहम्मद गौरी ने, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र का रहने वाला है, उसने भारत पर अटैक किए हैं। और फाइनली ही कुड कैप्चर दिस लाहौर एरिया, ही कुड कैप्चर दिल्ली, ही कुड कैप्चर कन्नौज, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए 1206 से 1526 तक यहां पर होती है एक दिल्ली सल्तनत। अब एक किंगडम बनता है कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। यहां बन जाती है एक दिल्ली सल्तनत। जो शासक थे उनकी कैपिटल दिल्ली थी, जो शासक थे उनकी कैपिटल दिल्ली थी, कहते थे अपने आप को सुल्तान, तो इसका नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत। पहले दिल्ली और कुछ यूपी का एरिया है कैप्चर करते चले जाएंगे, और एक समय ऐसे आएगा कि लगभग पूरा भारत कैप्चर कर लेंगे। जैसे मगध पर हर्यंकों का शासन है, शेषुनागों का शासन है, मौर्यों का शासन है, नंदों का है, फिर मौर्यों का, इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में भी डायनेस्टीज आती चली गई। स्लेव डायनेस्टी आई है, खलजी आई है, तुगलक आए हैं, सैयद आए हैं, लोधी आए हैं, 5 डायनेस्टीज आती चली गई, और अल्टीमेटली मेजर पार्ट ऑफ इंडिया was captured by these invaders. Ultimately it became दिल्ली सल्तनत। कैपिटल का नाम दिल्ली है। दिल्ली शासन, जो शासन करते हैं अपने आप को सुल्तान कहते हैं। सुल्तान शब्द का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल पार्लेंस में, मेन क्लास में बताऊंगा क्यों अपने आप को सुल्तान कहते थे। तो दिल्ली सल्तनत, तो 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत। शॉर्ट में देखें तो ये जो रीजनल किंगडम्स हुआ करते हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में अपने कल्चर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसी समय हम देखते हैं क्षेत्रीय भाषाओं का डेवलपमेंट होता है। जितने मंदिर बने हैं, जितने इंपॉर्टेंट मंदिर बने हैं, चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, जितनी क्षेत्रीय भाषाएं भारत में आज हैं, उनका आधार कुछ इसी समय रखा जाता है। इन 500 सालों में जो रीजनल किंगडम्स थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रीय कल्चर को बढ़ावा दिया है। मंदिर वगैरह भी सब बहुत बनने लगे थे इस समय। एक आर्किटेक्चर की नई डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये सब होते होते यहां पर फिर दिल्ली सल्तनत आ जाती है।
1206 से 1526 दे कुड कैप्चर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, मेजर पार्ट ऑफ इंडिया कैप्चर कर लेते हैं। इसी में बहुत सारे शासक हैं, उन्हें नहीं ले रहा हूं मैं। 1526 में हो जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर यहां से उज्बेकिस्तान से उखाड़ फेंका गया है, उसने किसी तरीके से उत्तर पश्चिम भारत के एक हिस्से में काबुल में पनाह ली है, लेकिन वहां का एरिया, वहां के संसाधन पर्याप्त नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ वो आना चाहता है, कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि वो यहां आ जाता है। लास्ट के शासक लोधी शासक हैं, दिल्ली सल्तनत पे रूल करने वाले आखिरी शासक लोधी हैं। लोधियों का मतलब है कि दिल्ली और पंजाब का कुछ ही भाग लोधियों के पास है। ये सारा का सारा एरिया फिर दिल्ली सल्तनत से बाहर चला जाता है। जैसे पैराबोला बनता है, पहले राइज होगा, पीक आएगी, पीक के बाद फिर विघटन शुरू होगा। हर किंगडम में होता है, उस समय के मगध में भी देखा गया, यहां भी हुआ। और तुगलकों के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। उसके बाद सैयद और लोधी आते आते रीजनल किंगडम्स बनने लगते हैं। वो दिल्ली सल्तनत की चंगुल से बाहर निकल के अपने क्षेत्रीय किंगडम बना लेते हैं। और ऐसे में फिर जब देखता है बाबर की यहाँ के हालात आर सपोर्टिंग मी, यहाँ के भारत के हालात मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ही अटैक्ड, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू ही हैड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। बाय दैट टाइम आगरा हैड बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। एक नए सिटी का सिकंदर लोधी ने फाउंडेशन डाल दी है, लोधियों ने। वो आगरा दिल्ली कैप्चर कर लेता है और यहीं से शुरू हो जाती है एक और एम्पायर कॉल्ड मुगल एम्पायर। तो हम मेडिवल एज में यदि देखें, मुगल एम्पायर बता देता हूं, 1526 से और 1707 शुरू हो जाती है एक मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर शुरू हुए हैं इस हिस्से से, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अकबर के समय तक आते आते ये हिस्सा इनके पास है। उसके बाद शाहजहां औरंगजेब जहांगीर तक आते आते ये हिस्सा भी आ जाएगा। दिल्ली आगरा इनकी कैपिटल हुआ करते हैं। यहां से चलेगी 1526 से 1707 तक एक मुगल एम्पायर। तो चली है मुगल एम्पायर, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। औरंगजेब के समय तक आते आते ये पूरा का पूरा हिस्सा एक सिंगल गवर्नमेंट द्वारा शासित हो रहा है। इट वॉज गवर्न बाई ए वेरी वेरी पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड, दुनिया में पावरफुल मानी जाती है। और उस समय का व्यापार इतना इंपॉर्टेंट था, उस समय का व्यापार इतना इंपॉर्टेंट था कि 18th सेंचुरी की शुरुआत में देखें तो ये कहा जाता था कि जो जितने भी दुनिया के देश हैं, सेंटर्स हैं, उनका भारत से व्यापार होना बहुत जरूरी है उनके फायदे के लिए। भारत का फायदा हो ना हो, उनका फायदा बहुत जरूरी था। भारत से व्यापार भी बड़े स्तर पे होने लगा था। कहने का मतलब है उस समय भारत की जो इकोनॉमिक हालत थी बहुत बेहतर किस्म की थी। लगभग कई सारे किताबों के अनुसार, ये जो कुछ भी कहीं किसी बुक में मैं पढ़ पाया उसके अनुसार 25 से 28% वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर उस समय बताया जाता है। ये हालात थे जहां तक इकोनॉमी की बात करें। 1707 ये पीरियड था। 1707 तक आते आते ऐसे हालात बन गए हैं औरंगजेब की डेथ के बाद, जो सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब हैं, जिन्हें लेटर मुगल्स कहा जाता है, वही जो मैंने आपको बताया एक पैराबोलिक पाथ होती है, वही होता है। औरंगजेब के सक्सेसर्स इस सिस्टम को नहीं चला पाएंगे और डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में ही 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद हालात बिगड़ने लगते हैं और 1707 से 1757 तक यहां पर एक वीक स्टेट, भारत एक वीक स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करने लगती है। उसका पॉलिटिकल सिस्टम काफी वीक होने लगा है। बेटा कोई बात नहीं, एडी आप लगा लीजिए, है ना। एडी नहीं लगाया तो परेशान ना हो, आप रिदम समझते रहिए, है ना, सीक्वेंस समझते रहिए। एडी नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, ये लीजिए एडी लगा दिया मैंने। एडी को लेके मत परेशान होइए, है ना। ठीक है, एडी ही चल रहा है। अब 1707 से 757 भारत एक वीक स्टेट हो चुका है। इस वीक स्टेट में सेंध मारने कुछ लोग पहले से आ चुके हैं। 1498 में 1498 में वास्को डगामा
एक पोर्चुगीज मर्चेंट सेलर हैड कम टू इंडिया, ओशन रूट से होता हुआ वो भारत पहुंचा है, कालीकट कोझिकोड पहुंचा है। उसके बाद से लेकर यहां पर पोर्चुगीज भी आते हैं, डच भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, फ्रेंच भी आते हैं, स्वीडिश भी आते हैं, डेन्स भी आते हैं। यूरोप के बहुत सारे देश भारत में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ये शुरुआत 1498 से भारत के प्रति हो चुकी थी। और आप ऐसे देखें तो 15वीं सेंचुरी में वर्ल्ड में डेवलपमेंट ऐसे होने लगे थे 15वीं सेंचुरी में, क्योंकि इटली में एक नया विचार डेवलप होने लगा है। यूरोप एक मॉडर्न एज में प्रवेश कर चुका है। यूरोप में मॉडर्न विचार जड़ें पकड़ने लगे हैं। उस विचार में वो बाहर निकले हैं, नई सोच बनी है, एंटरप्राइजिंग हुए हैं, उनमें इनिशिएटिव लेने की पावर आई है। उनकी जरूरत भी थी और उन्होंने इनिशिएटिव लिया भी। और डेवलपमेंट क्या थे हम देखेंगे। हालांकि जो भी बेसिस था उसी बेसिस को देखते हुए यहां एक वास्को डी गामा पहुंचता है। उसके बाद ये सारे यूरोपीय देश भारत में आके व्यापार जगह जगह पर करने लगते हैं। और ऐसा करते करते आ जाता है एक पीरियड जिसे कहते हैं 1757। तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर लिख के बता देता हूं। 1707 से लेकर 1888 तक मोटे मोटे तौर पर, 1707 से लेकर 1818 तक, मतलब औरंगजेब की डेथ से लेकर मराठाओं के सब्जुगेशन तक, 1818 में 1817-18 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है मोटे मोटे तौर पर। यहां तक जितने भी चैलेंजेस थे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ कर सकते थे, औरंगजेब की डेथ के बाद से लेकर 1818 तक, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तक, जो भी चैलेंजेस थे, जो भारत के डोमेस्टिक किंगडम्स हुआ करते थे, रीजनल पावर्स हुआ करती थी, वो जो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। कुछ से दोस्ती हुई, कुछ को सब्जुगेट किया। अल्टीमेटली देखते हैं 1818 तक आते आते ये सबको धराशाही कर देते हैं। और उसकी शुरुआत होती है 1757 की बैटल ऑफ प्लासी से। तो 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी। यहां से अब इन सबको, ये जितनी भी कंपनियां हैं, पोर्चुगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, ये तो छोड़ दीजिए, खैर नगण्य हैं, इन सबको हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी दो ताकतों से लड़ रही है। एक तरफ तो वो इंडियन रूलर्स से लड़ रही है, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की इंडियन रूलर्स से लड़ रही है, दूसरी तरफ वो जो यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, जो यूरोपियन कंपनीज आ गई हैं, उनसे भी उसकी एक लड़ाई चल रही है। अल्टीमेटली देखते हैं इस पूरे 100 साल में, ये जो 18वीं सेंचुरी का पीरियड है, जो व्यापार के तौर पे भारत बड़ा इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया में हुआ करता था, इतनी इंपॉर्टेंट भारत है इसलिए यूरोपीय देश यहां पर लाइन लगा के आ रहे थे। ऐसे में ही वो इस इकोनॉमी को सस्टेन कराने के लिए, इकोनॉमिक सब्जुगेशन को करने के लिए पॉलिटिकल सब्जुगेशन उनको जरूरी लगता है और वो यहाँ की पॉलिटिकल पावर्स को हराना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये इंडियन रूलर्स को भी हरा देते हैं, यूरोपियंस को भी खत्म कर देते हैं और 1757 में इस पे पहला स्टेप आगे रख देते हैं। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला बड़ा स्टेप है, जब उसने और यूरोपियन पावर्स को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। ये सब होते होते 1757 से लेकर, बच्चों बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मुझे बताइए। मैं बहुत बेसिक स्केलेटन बता रहा हूं लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए। अंकुल प्लीज बताएं, अभिषेक, मयंक। चलिए ठीक है। अब होती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो भारतीय राजाओं को भी हराते जा रहे हैं, लेकिन बंगाल उस समय भारत की ब्रेड बास्केट कहलाता है। बंगाल को हराना, बंगाल उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। जितना व्यापार करते थे भारत से यूरोप के लिए अंग्रेज, उसका मेजर पार्ट बंगाल से हुआ करता था। बंगाल कैप्चर करना बहुत जरूरी है। सिराजुद्दौला को हरा देते हैं 1757 में
1764 में एक और बैटल लड़ते हैं, होती है बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर तो उनके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1764 तक देखा जाता है यूरोपियन पावर्स उनके सामने घुटने टेक चुकी हैं। जितनी यूरोपियन पावर्स हैं वो उनके सामने घुटने टेक चुकी हैं। अब कुछ भारतीयों को ही हराना है, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, चाहे वो हैदर अली हो, चाहे वो निजाम हो, चाहे वो अवध हो, या पंजाब हो, इन सबको हराने का काम वो शुरू कर देते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1757 से 1857, इस पीरियड को हम मान लेते हैं द पीरियड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है 1757 से 1772 तक। तो ये अनऑर्गेनाइज तरीके से चलते रहेंगे, जिसके जो हाथ लगा उसने ले लिया, कोई सिस्टम इनके पास है नहीं। लेकिन उधर इंग्लैंड में 1688 में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ है। और वहां पर जो टिपिकल एब्सोल्यूट मोनार्की है, मतलब जो इंग्लैंड का राजा है, जो राजा वाला सिस्टम है, जहां राजा कहता है मैं ही एग्जीक्यूटिव हूं, मैं ही जुडिशरी हूं, सारी ताकत मेरे पास है, वो सिस्टम खत्म होता है। और एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की वजह से वहां पर एक पार्लियामेंट का जन्म होता है और वहां पार्लियामेंट के पास पावर आने लगती है। पार्लियामेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंसेस मिलते रहते हैं, सपोर्ट मिलता रहता है। मतलब वहां पर एक पार्लियामेंट जैसी चीज एग्जिस्ट करने लगी है भारत में, इंग्लैंड में 1688 के आसपास। वहां से कंपनी गवर्न हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट और वहां की जो गवर्नमेंट कहती है थोड़ा बेहतर तरीके से भारत को चलाया जाए, क्योंकि भारत इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चला है। इसलिए वो थोड़ा जो अनऑर्गेनाइज सिस्टम है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, प्लासी से लेकर 1772 तक, यहां से फिर वो भेजना शुरू करते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और आते हैं कुछ गवर्नर्स जनरल। ये पीरियड कहलाता है द पीरियड्स ऑफ गवर्नर्स जनरल। भारत में गवर्नर्स जनरल आ जाते हैं, वहां से अपॉइंट होते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर और कैनिंग तक का पीरियड कहलाता है द पीरियड ऑफ गवर्नर्स जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल माना जाता है, उसके बाद एक एक करके आते हैं और यहां पर सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। सिस्टम बनाते हैं क्यों? अपने व्यापार को सपोर्ट करने के लिए। व्यापार को सपोर्ट करने के लिए यहां पर और सिस्टमेटिकली काम करना है, तो फिर उसकी वजह से रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, लॉ आ जाते हैं, कुछ सोशल रिफॉर्म वगैरह भी भारतीय भी उसमें आ गया। मतलब इन जनरल डिफरेंट डायमेंशंस, कुछ तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, कुछ भारतीयों ने उनसे फोर्सफुली करवाया। और हम देखते हैं कि इस पीरियड तक आते आते वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर कैनिंग तक वो गवर्नर जनरल कहलाया करते हैं। और उन्होंने 1858 में जब उनका शासन हुआ करता है भारत में, इसी बीच में हो जाता है एक 1857 का रिवोल्ट। मराठाओं को हरा देते हैं। तो पंजाब एक राज्य और ऐसा है, आगे चलकर वो पंजाब को भी कैप्चर कर लेते हैं। डलहौजी आ गया है, कैनिंग आ गया है, ऐसा करते करते एक रिवोल्ट हो जाता है। 1857 तक आते आते देखा गया है कि लगभग पूरा भारत कैप्चर्ड है और 60% इंडिया को उन्होंने प्रोविंसेस में बांट दिया है, लगभग 38% इंडिया को उन्होंने शासकों में, रियासतों में बांट दिया है। मतलब जब डलहौजी यहां से गया है तो इस तरीके से देखा गया है कि वो भारत के वो हिस्से जहां अंग्रेज सीधे शासन करते हैं, उन्हें वो प्रोविंसेस कहा करते थे। और जहां पर अभी भी निजाम है, नवाब वगैरह है, राजा वगैरह रूल कर रहे हैं, लगभग
40% इंडिया रूलर्स के पास हुआ करता है। डलहौजी के समय लगभग इस तरीके का रेशो भारत में बन गया था। इस तरीके से भारत और हर तरीके से कैप्चर हो जाता है। रिवोल्ट का असर कुछ गहरा आया। रिवोल्ट के समय ऐसे हालात बन गए थे कि कुछ इस तरीके की जोड़ तोड़ की गई थी कि रिवोल्ट का दमन तो हो गया, लेकिन रिवोल्ट के दमन का कॉग्निजेंस नोटिस वहां के शासकों ने लिया, वहां की पार्लियामेंट ने लिया कि अगर ये कुछ भारतीयों का सपोर्ट ना मिला होता तो जो हमारी इंडिया की सत्ता है हमारे हाथ से लगभग स्लिप ही हो गई थी। इसलिए यहां पर इंग्लैंड सीधे शासन करेगा। तो लगभग 100 साल तो यहां पर कंपनी का रूल रहा। कहने का मतलब है रूल तो इंग्लैंड का ही रहा, इंग्लैंड के क्राउन का ही रहा थ्रू पार्लियामेंट, लेकिन क्राउन रूल्ड फॉर 100 इयर्स थ्रू एन एजेंसी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड के जो क्राउन ने, वहां के शासक ने पार्लियामेंट के थ्रू जो रूल किया वो एक एजेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल किया। उन्होंने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि हमारी जो ये इंपॉर्टेंट कामधेनु टाइप जो एंटिटी है यही हाथ से निकली जा रही है, जो इंग्लैंड की, और इंग्लैंड का व्यापार जो यूरोप में वो भारत के थ्रू की वजह से कर लेते हैं वो सब उनके हाथ से स्लिप आउट हो जाएगा। तो वो फैसला करते हैं और रिवोल्ट के बाद 1858 में यहां से फिर रूल ऑफ, वो कंपनी का रूल खत्म कर देते हैं और डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन शुरू हो जाता है। सीधे इंग्लैंड का राजा, इंग्लैंड के राजा का मतलब है पार्लियामेंट के थ्रू, है ना। राजा की पावर्स ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में सीमित कर दी गई थी, अब पार्लियामेंट तय करेगी राजा की पावर्स क्या है। लेकिन इंग्लैंड में आज भी क्राउन का ही शासन होता है सिंबॉलिकली, तो वही सिस्टम चलने के लिए था, वही चल रहा है। और अब सीधे क्राउन रूल करेगा, मतलब अब यहां पर बीच में कोई एजेंसी नहीं है। अभी भी क्राउन का रूल था लेकिन एजेंसी के थ्रू था, अब सीधे यहां पर क्राउन का रूल होने लगा है 1858 के बाद से लेकर इंडिपेंडेंस तक। अब हम देखते हैं 1858 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है यह कहलाता है द पीरियड ऑफ डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन। केनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल है, उसी का नाम वायसरॉय हो जाएगा। अब इसे वायसरॉय भी कहा जाएगा, वायसरॉय। तो केनिंग से लेकर और माउंट बेटन तक के लोग वायसरॉय भी कहलाते हैं। क्या मतलब होता है वायसरॉय का, मैं आपको बता दूंगा। तो 1858 से 1947 तक अब ये इंग्लैंड सीधे भारत पे शासन करेगा। इनका जो एजेंट है वो इनका भेजा हुआ वायसरॉय है, वो शासन करेगा। अब ऐसे में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1800 के बाद से ही कुछ ऐसे चेंजेस भारतीय समाज में होने लगे हैं जहां पर राइज ऑफ एजुकेटेड क्लास, एक ऐसी क्लास निकल के आने लगी है जो शिक्षित है। इनमें बहुत से लोग शिक्षित भारत में नहीं, यूरोपियन सिस्टम में हुए हैं। और यूरोपियन वर्ल्ड में उस समय नए आइडियाज चलने लगे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, चाहे पॉपुलेशन के हो, चाहे पॉलिटी के हो या फिलॉसफी के हो, चाहे वो नेचुरल राइट्स की बात हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात हो या लिबरल लिबर्टी की बात हो। ये सारे विचार यूरोपियन सॉइल पे पनपने लगे हैं और जड़ें पकड़ चुके हैं। उनका प्रभाव इंग्लैंड के भारत में रूल करने के करैक्टर में भी देखा जाएगा। वो सब होने लगा है। इससे ही प्रभावित होते हैं कुछ भारतीय जो इस शिक्षा को लेने विदेश भी गए हैं। वहां उन्होंने उन नए पॉलिटिकल सिस्टम्स का रोल देखा है, उन्होंने देखा है यहां तो रूल ऑफ लॉ की बात होती है। 1775 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है। 1789 में रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात हो चुकी है। नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। ये पूरा यूरोपियन वर्ल्ड, एक अमेरिकन वर्ल्ड, एक मॉडर्न थॉट में समा गया है, जो वहां की गवर्नेंस में, शासन में रिफ्लेक्ट होने लगा है। उसके फायदे वहां के लोगों के जीवन पे होते दिखाई दिए हैं। इससे इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ लोग और भारत में एक शिक्षित वर्ग डेवलप होता है। ये शिक्षित वर्ग अब शांत रहने वाला नहीं है। इसने बोलना शुरू किया है कि
चूंकि क्राउन दोनों देशों का एक, भारत में जो क्राउन है वो इंग्लैंड में है, तो आपके रूल्स अलग अलग दो लोगों के लिए क्यों हैं? हम भी क्राउन के सब्जेक्ट की जगह नागरिक जैसे होना चाहते हैं, हमको भी कुछ अधिकार दिए जाएं। ये डिमांड्स रेज होना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी इन द फॉर्म ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय जो विचार आगे रखते हैं, इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड गुड नंबर ऑफ पीपल ये आगे बढ़कर आए हैं और एक ऐसी क्लास डेवलप हो जाती है जो पुराने सिस्टम से रूल होने को तैयार नहीं है। वो भारत में बदलाव और सत्ता का ट्रांसफर ग्रेजुअली अपनी तरफ मांगने लगती है। यही शिक्षित वर्ग 1885 में बना लेता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई पहली पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। ये जो पीरियड है इसमें बहुत सारी ऐसी बॉडीज बनने लगी हैं जो कुछ कुछ मांगने लगी हैं। वो जो शुरुआत होती है, छोटी सी शुरुआत होती है, वो बड़ा रूप लेने लगती है, बढ़ती चली जाती है और बढ़ते बढ़ते उसका जो ब्रॉड एक्सप्रेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाती है। अब तक के सारे ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय क्षेत्रों की बात करते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं, ये तो पूरे भारत की बात करने लगी है। इसमें पूरे भारत के लीडर्स हुआ करते हैं, एजुकेटेड क्लास होती है और ये इनकी डिमांड भी कुछ ऐसी है जो भारत को स्वराज की तरफ ले जाना चाहती है। कांग्रेस के बनने से ही 1885 से ही शुरू हो जाती है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। 1885 से ही हो जाती है शुरू हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब जहां से कांग्रेस बनी है वहां से अब उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब जो भारतीय हैं वो पहले जैसे सिस्टम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस के बनने से लेकर 1885 तक हो जाती है शुरू हमारी इंडियन नेशनल, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मॉडर्न से आते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल से। अब फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो उसको शॉर्ट में बताऊं तो इसका मतलब है डिमांड्स रेज करना, नहीं मिलने पर प्रोटेस्ट करना और प्रोटेस्ट कन्वर्ट होते रहते हैं मूवमेंट्स में। इंडियंस डिमांड्स करने लगे हैं, डिमांड्स का कैरेक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, डिमांड्स की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। वो सत्ता में भी हिस्सा चाहते हैं, फंडामेंटल राइट की बात भी करने लगे हैं, सिविल सर्विसेज में भी, आर्मी में भी, एजुकेशन में भी, सोशल रिफॉर्म में भी, सभी पे आपको काम करना पड़ेगा। भारत का पैसा भारत में रहे, भारतीयों के लिए इस्तेमाल हो। ये मल्टी डायमेंशनल डिमांड्स स्टार्ट होने लगती हैं। अंग्रेज उनको कुचलने की बात करते हैं तो मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। ये सब होते होते 1905 में होता है पहला मूवमेंट जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। जो पहला मूवमेंट होता है वो स्वदेशी मूवमेंट होता है। तिलक बड़े एक्टिव हो गए हैं, अरबिंदो घोष बड़े एक्टिव हो गए हैं, लाजपत राय बड़े एक्टिव हो गए हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कांग्रेस में दो विचार हुआ करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, बाद में देख लेंगे। इस समय 1905 तक आते आते जो पहले 20 साल की जो भी काम हुआ है उसमें कुछ एक्सेलरेशन ज्यादा आ जाता है। इस समय के जो लीडर्स हैं, तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, अरबिंदो घोष हैं, लाल लाजपत राय हैं, ये इनकी सोच अलग है। और 1905-1908 तक 1905 में एक नया आंदोलन या पहला बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसे स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है। अंग्रेजों ने, कर्जन ने बंगाल विभाजन किया है। वो समझ रहा है कि बंगाल कांग्रेस का गढ़ है, भारत में जो भी हमारे खिलाफ हो रहा है उसका सेंटर बंगाल है। अगर बंगाल को ही तहस नहस कर दूंगा तो मैं कांग्रेस को संभाल पाऊंगा, कांग्रेस संभल गई तो हमारी सत्ता चलती रहेगी। इसलिए उसने बंगाल का विभाजन किया है, उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और अल्टीमेटली स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया है। अंग्रेज यहां पर व्यापार करने आए हैं, इनके व्यापार पे ही चोट किया जाए
हम अपनी ही चीजों को खरीदें, अपनी ही चीजें बनाएं, अल्टीमेटली हम अगर ऐसा करेंगे डेफिनेटली दे विल लीव इंडिया। इस तरीके से शुरू हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट। 1905 से 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट होता है और भारत की जो इंडस्ट्री है वो शेप लेने लगती है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, चाहे वो और छोटी छोटी चीजों की इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील हो, ये ग्रेजुअली शेप लेने लगती हैं क्योंकि अब स्वदेशी मूवमेंट भारत में पहला बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है। 1908 में किसी वजह से यह खत्म हो गया है। उन्नीस सौ आठ में किसी वजह से खत्म हो गया है। तिलक हैं, बड़े एक्टिव हैं, तिलक को जेल में डाल दिया जाता है। लाजपत राय, अरबिंदो घोष जो लीडर हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल छोड़ देते हैं। बिपिन चंद्रपाल, लाजपत राय बाहर चले गए। मतलब जो भी एक्टिव थे वो किसी वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। ये जो पीरियड है 1908 से लेकर 1916 तक का, यहां कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, वो डेवलपमेंट बल देते हैं अगले मूवमेंट का। अब मैं ये बीच के डेवलपमेंट्स आपको नहीं बता रहा हूं, ये मेन क्लास में बता दूंगा। ये जो डेवलपमेंट्स है बल देते हैं अगले मूवमेंट को, जिसको होम रूल मूवमेंट कहते हैं। लगभग 1-1.5 साल चलेगा होम रूल मूवमेंट। यहीं पे तिलक बोल देते हैं अब स्वराज से कम पे बात नहीं होगी, स्वराज इज माई बर्थराइट, आई शैल हैव इट। होम रूल मूवमेंट, कहीं आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चला है, वहां से प्रेरित होकर तिलक और कांग्रेस में एंट्री ली हुई एक नई लीडर एनी बेसेंट, ये एक्टिव होते हैं और एक मूवमेंट चलाते हैं, होम रूल मूवमेंट। 1916-17 चलता है होम रूल मूवमेंट। एक और बड़ा मूवमेंट चलता है, किसी वजह से ये स्थगित हो जाता है। 1917 में जो मॉन्टेग्यू है, ये एक छोटा सा इवेंट जानबूझ के बता रहा हूं आपको। जो मॉन्टेग्यू है 1917 में, ये कुछ ऐसा अनाउंस करता है कि ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। ये कहता है आपको होम रूल तो ही चाहिए। ये मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू वो अधिकारी है, एक अधिकारी तो यहां बैठता है भारत में जिसे वायसरॉय कह देते हैं, लेकिन एक और व्यक्ति होता है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, जो इंग्लैंड में बैठता था। ये मॉन्टेग्यू वो है जो वहां का भारत के मसलों का इंचार्ज है, इंडियन अफेयर्स का इंचार्ज है, इंग्लैंड की कैबिनेट का पार्ट है। वो भारत के बारे में अनाउंस कर देता है कि हम आपको होम रूल देने को तैयार हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फैशन में होम रूल देंगे। उसने इसको अनाउंसमेंट को किया है, जिसकी वजह से कुछ असर आता है, मूवमेंट बंद हो जाता है। तिलक को भी भारत से किसी वजह से बाहर चले गए हैं, जाना नहीं पड़ा, चले गए हैं। एनी बेसेंट भी थोड़ा सा वीक हो जाती हैं। ये हालात है। इन्हीं हालातों से पहले, मतलब तिलक जैसे एक्टिव लीडर भारत में नहीं है, एनी बेसेंट थोड़ा सा अपना बदलाव विचार में ले आती हैं। लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल यहां फिलहाल नहीं है, भारत के बाहर काम कर रहे हैं। अरबिंदो घोष पौंडीचेरी में एक स्पिरिचुअल लाइफ में आ चुके हैं और कोई नहीं है। ऐसे में गांधी जी हैड ऑलरेडी हैड कम टू इंडिया, और गांधी जी ने एक 1919 में, पहले तो उन्होंने 17-18 कुछ लोकल मूवमेंट्स किए हैं। चंपारण हो, अहमदाबाद हो या खेड़ा हो, पहले वो छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ इशू को सुलझाया है। उसके बाद 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह कर दिया है, ऑल इंडिया मूवमेंट कर दिया है। गांधी जी ग्रेजुअली एक्टिव होने लगे हैं, गांधी जी ग्रेजुअली एक्टिव होने लगे हैं। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह कर दिया है, जलियांवाला बाग हो जाता है। उसी के बाद कुछ हालात ऐसे बनने लगते हैं 1919 से लेकर 1922 तक। आप सोचिए, यहीं से आधार तय हो गया था सबसे बड़े मूवमेंट का अब तक का, जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर एक्चुअली देखें तो 1921-22 में हुआ था, लेकिन आधार यहीं से तय हो गया है। आधार क्या है मैं आपको बताता जाऊंगा जब मेन उसमें पढ़ूंगा। 3 डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने लगता है। 1921-22 में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है।
नॉन कॉपरेशन स्वदेशी का ही एक नया प्रकार है। नॉन कॉपरेट, आप हर डायमेंशन में हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, ऑल इंडिया मूवमेंट है। ये मूवमेंट चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि ये वापस लेना पड़ता है। वो क्या है बाद में देखेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा में कुछ गड़बड़ हो गई है, उसकी वजह से हालात बिगड़े हैं, गांधी जी मूवमेंट वापस ले लेते हैं, नॉन कॉपरेशन वापस हुआ है, उसके बाद कुछ कुछ डेवलपमेंट भारत में और होते जा रहे हैं। ये जो दशक है 22 से लेकर 30 तक का, यहाँ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नए विचार आए हैं, नए लोग आए हैं, नए छोटे छोटे मूवमेंट हुए हैं। ये बहुत ही एक्टिव डिकेड था, समझ लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल का ट्रांसफॉर्मेशन इसी डिकेड में हुआ है। चाहे वो सोशल मूवमेंट शुरू हुए हो, चाहे गांधी जी के अगेंस्ट कुछ कुछ शुरू हुआ हो, या अंग्रेजों के साथ कुछ बातचीत शुरू हो, ये सारा आधार यहाँ पर होने लगता है 1930 से 34 तक। फिर जब कुछ बात नहीं बनती है तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाता है, सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। मैं ये जानबूझ के छोड़ता जा रहा हूं ताकि आगे चल के हम इसे करेंगे, मैं आपको बस एक स्केलेटन दे रहा हूं। नॉन कॉपरेशन के बाद जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि अंग्रेज भारतीय कहते हैं। यहां पर 1928 में एक नेहरू कमेटी की रिपोर्ट बनी है। अब 1922 से ही, इसके बाद से ही भारतीयों ने कहना शुरू कर दिया है हमारा अपना संविधान होना चाहिए, या एक संविधान सभा जैसी बॉडी होनी चाहिए। गांधी जी से लेकर और आगे तक ये बात बार बार कही जा रही है, हमारा सहयोग भी तो होना चाहिए हमारे देश के संविधान में। सारे कानून इंग्लैंड से बन के आते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे बिना आप नहीं बना सकते हैं। ये सब होता है, साइमन कमीशन भेजा जाता है। साइमन कमीशन पढ़ के बताएगा या अध्ययन करेगा, समझेगा, स्टडी करेगा, सब कुछ लोगों से बातचीत करके बताएगा भारत को क्या रिफॉर्म्स देने चाहिए। उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक नेहरू रिपोर्ट आ जाएगी, नेहरू कमेटी बनेगी। नेहरू कमेटी अपना संविधान बनाने की कोशिश करती है, बना भी लेती है। अंग्रेज नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो फिर कांग्रेस कह देती है कि आपने अगर नहीं एक्सेप्ट की एक साल में नेहरू रिपोर्ट, तो हम अपना मूवमेंट शुरू कर देंगे। वही एक साल का पीरियड खत्म होता है, 1929 दिसंबर का समय आ जाता है जब लाहौर सेशन होता है। उसी के बाद फिर एक और बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसे हम कहते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सारे हैं कि हमारा संविधान जो हमने बनाया है उसे लागू करो। एक साल का अल्टीमेटम देते हैं, कलकत्ता में दे दिया था, लाहौर में अल्टीमेटम 1929 में खत्म होता है। उसके तुरंत बाद फैसला हो जाता है और एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है 1930 से 1934। ये मूवमेंट जो होता है ये छुटपुट फेजेस में हुआ है, और इस मूवमेंट का फर्क यह आता है कि जिस संविधान की भारतीय बात कर रहे हैं उनका उसमें पार्टिसिपेशन तो नहीं लिया गया है, भारतीयों का पार्टिसिपेशन तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक भारत के लिए कानून आया है 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले जो कानून आते थे इंग्लैंड से ही आते थे। 1773 से जो श्रृंखला शुरू हुई है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से ही कानून आते जा रहे हैं भारत में। उनमें जो सबसे बड़ा कानून था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिसमें जिसमें कुछ अधिकार भारतीयों को दे दिए गए हैं। इसके तहत फिर डेवलपमेंट होने लगते हैं, इलेक्शंस वगैरह होते हैं। यहां फिर छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिससे बात नहीं बन रही है। अल्टीमेटली 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। बदलाव वर्ल्ड वॉर की वजह से आता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते हैं, जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी हैं, बहुत सारे लीडर हैं। कुछ विचार एक तरफ जा रहे हैं, कुछ विचार एक तरफ जा रहे हैं। इस पीरियड के दौरान अंग्रेजों को थोड़ी समस्या है, वो भारतीयों से सहयोग मांगने लगते हैं कि भारत का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जापान जर्मनी के साथ है और भारत इंग्लैंड की इंपॉर्टेंट कॉलोनी हुआ करता है। वर्ल्ड वॉर की कंटिंजेंसीज की वजह से, वर्ल्ड वॉर की रिक्वायरमेंट्स की वजह से भारतीयों का रियल सहयोग अंग्रेजों को चाहिए था। उन्होंने कुछ कुछ ऐसा किया है जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अल्टीमेटली भेजते हैं वो
क्रिप्स मिशन, इससे पहले भी कुछ हुआ है। क्रिप्स मिशन भेजते हैं, क्रिप्स कुछ बताता है भारतीयों को कि आपकी बात काफी हद तक मानी जा सकती है और आप हमको सहयोग दे दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन फेल होता है। और जब क्रिप्स मिशन फेल होता है, जहां पर भारतीयों ने जो डिमांड की है, जो वो मांग रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है, क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से शुरू हो जाता है सबसे बड़ा मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। 42 में क्रिप्स मिशन फेल होता है, इसी साल फिर शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब तो डू और डाई की बात होने लगी है, अब तो इंडिपेंडेंस ही होके रहेगी। गांधी जी भी कुछ तैयार हो गए हैं, उनका विचार भी थोड़ा परिवर्तित हुआ है। और यहां पर 1942 में एक बड़ा मूवमेंट हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, सभी नेता यहां पर अरेस्ट कर लिए गए हैं, जेलों में डाल दिए गए हैं, इमरजेंसी जैसी पावर्स अंग्रेजों ने ले ली है अपने पास। मतलब 1942 से 1945 तक कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। होने को डेवलपमेंट छोटे छोटे तो हुए हैं, बड़ा नहीं हो पाएगा। उधर 1945 में वॉर खत्म हो जाती है, 1945 में वॉर खत्म हो जाती है, और इंग्लैंड भी वॉर में जीता तो है, बट इंग्लैंड में जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में नई सरकार आई है, लेबर पार्टी की सरकार आई है। शुरुआत से देखा गया कि लेबर पार्टी जो इंग्लैंड में हुआ करती थी, उसका स्टांस थोड़ा सा भारत के सपोर्ट में हुआ करता था लेबर पार्टी का। लेबर पार्टी की सरकार इंडिया के हालात देखते हुए, लेबर पार्टी की जो नई सरकार आई है, जिसका प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली है, डेवलपमेंट वर्ल्ड में भी बदल रहे हैं, भारत में भी बदल रहे हैं। ऐसे में जो नई सरकार है, उसने फैसला किया है अब भारत छोड़ देना ही उचित है, और एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। 1945 में वॉर खत्म हो चुकी है, इंग्लैंड में बड़ा परिवर्तन हुआ है, फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी के साथ एक लेबर पार्टी की गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत प्रो इंडिया स्टांस रखती है, उसकी सरकार बनी है। वही क्रिप्स जो 42 में भारतीयों को चाहकर भी कुछ बड़ा नहीं दे पा रहा था, अब वो सरकार का मंत्री है। इस तरीके से नई सरकार के 3 मंत्री भारत आते हैं, तो कैबिनेट मिशन इसका नाम पड़ गया। कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन कह देता है आप लोग बना लीजिए अपनी एक संविधान सभा, जो बनाएगी आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। और जिस दिन आपका संविधान बनके तैयार होगा, देयर शैल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर। जैसे ही संविधान बन जाएगा, हम सत्ता आपको पूर्णतः ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी कोई डेट वगैरह नहीं दी गई है, बस आपका संविधान सभा काम करना शुरू कर देगी। संविधान वगैरह बनना शुरू हुआ है, कुछ ज्यादा इस पे नहीं हो पाया है, लेकिन 1947 में हालात ऐसे होने लगे हैं कि एक पाकिस्तान मूवमेंट जन्म ले चुका है। पाकिस्तान मूवमेंट जन्म ले चुका है 1930 से, एक्चुअली ये शुरू हो जाता है, और एक्टिव होते होते 1940 तक आते आते इंटेंस हो गया है, जड़ें पकड़ ली हैं, और पाकिस्तान मूवमेंट अपने चरम पे आ चुका है। ऐसे में अंग्रेज भी समझ चुके हैं, माउंटबेटन जो यहां पर भेजा गया है, वो भी समझ चुका है कि इस देश को एक रख पाना संभव नहीं है। आपने बोल तो दिया है कि सत्ता आपको ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन जब माउंटबेटन आता है मार्च 1947 में, वो यहां के हालात देखकर रिपोर्ट ये बताता है सरकार को इंग्लैंड में कि सत्ता एक यूनिट को देना पॉसिबल नहीं है, 2 हिस्सों को देनी पड़ेगी। ये अनाउंसमेंट होता है 3 जून 1947 को, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कह देते हैं। मतलब 3 जून को यह तय हुआ कि सत्ता इंडिया और पाकिस्तान 2 देशों को दी जाएगी। ये सारी वार्ता हुई है, क्या क्या हालात डेवलप हुए हैं हम डिस्कस कर लेंगे। ये सब फाइनली एक्सेप्ट हो जाता है, और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हो जाता है, जिसमें डेट दी गई है 15 अगस्त 1947। यहां कोई डेट 15 अगस्त नहीं दी गई थी, यहां बोला गया था संविधान बना लीजिए, जब बना लेंगे तो हम इसे
ट्रांसफर कर देंगे। ये सब होते होते 3 जून प्लान में 15 अगस्त की डेट आई थी, और इन सबको जब 3 जून प्लान वहां की पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जब 3 जून प्लान इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो उसे कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिससे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ये हमारे मूवमेंट हुए, कांग्रेस बनी, उसके बाद स्वदेशी से लेकर नॉन कॉपरेशन है, फिर सिविल डिसोबीडियंस, होम रूल है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया। क्विट इंडिया के बाद हालात थोड़े से बदले, इंग्लैंड कैबिनेट मिशन भेज देता है, इंग्लैंड इंडिया छोड़ने को तैयार है, अल्टीमेटली इंडिया छोड़ देते हैं, और इस कानून से, ये वो ऑफिशियल कानून है जिससे भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। दिस वॉज द ए वेरी वेरी ब्रॉड स्केलेटन ऑफ आवर क्रोनोलॉजी। इसमें बहुत सी बातें मैंने जानबूझ के मिस की हैं, हम सब कुछ डिटेल में करने ही वाले हैं। मैं बस आपको एक ब्रॉड क्रोनोलॉजी देना चाहता था, स्केलेटन देना चाहता था। ये हमारा मेन टॉपिक्स रहेंगे, इसी में छोटे छोटे इवेंट्स हम डालते रहेंगे ताकि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमारी हो जाए। दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ योर सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें बहुत बारीक चीजें भी करेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट तो करेंगे, कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से हैं, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑफ द ट्रैक हो जाती हैं, बट वो बतानी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वी विल लुक इनटू दैट आल्सो। सो दिस इज ब्रॉड क्रोनोलॉजी ऑफ योर सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया ये क्रोनोलॉजी, ये स्ट्रक्चर समझ में आया? 1707 से 1818 ये वो पीरियड है जब इंडियन स्टेट्स वर रेजिस्टिंग द यूरोपियंस। मुगल एम्पायर कमजोर पड़ चुकी है, किंगडम्स होने लगे हैं, ऑटोनोमस होते जा रहे हैं, जो मुगलों के प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनोमस होते जा रहे हैं, और वो रजिस्ट कर रहे हैं अंग्रेजों को, पहले तो वो हाथ में नहीं आ रहे हैं। ये पीरियड औरंगजेब की डेथ से लेकर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तक हम इसे देख लेंगे। यहां पर जितनी मेजर पावर्स हैं इंडिया की, उन्हें काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये वो पीरियड है जब इंडियन रेजिस्टेंस कुछ हद तक दिखाई दिया, पूरी कोशिश की, इंडियन रेजिस्टेंस दिखाई दिया, चाहे वो निजाम हैदराबाद का हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, या मराठास हो, ये सभी पावर्स, अवध हो, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजों से हम अपने को बचा ले जाएं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता चला जाएगा। 1818 तक आते आते थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो जाएगी, और सबसे बड़ी पावर अंग्रेजों के बाद, जो मुगलों के बाद जो भारत में थी, वो मराठास हुआ करते थे। अगर मराठा ही खत्म हो गए हैं तो लगभग तय हो गया था, रजिस्ट करने वाला कोई और नहीं है। उसके बाद फिर पंजाब और हुआ करता है, पंजाब को भी वो धराशायी कर देंगे। रंजीत सिंह वहां के शासक हैं, 1839 में उनकी डेथ हो जाएगी। पंजाब भी वीक हो चला है, ग्रेजुअली पंजाब को भी कैप्चर कर लेंगे 1849 तक। तो 1849 तक आते आते आप ऐसे समझ लीजिए, 1757 बैटल ऑफ प्लासी से 1849 पंजाब तक आते आते उन्होंने सभी जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसको ओवरकम कर लिया है। उनके लिए कोई बड़ी चीज चैलेंज नहीं है। लेकिन वो जो चैलेंज जो टिपिकल मेडिवल नेचर का था, जो राजाओं वाला चैलेंज था, टिपिकल मेडिवल मेथड से भारतीय अंग्रेजों को अगेंस्ट जा रहे थे, उसको रिप्लेस कर दिया एजुकेटेड क्लास ने। एजुकेटेड क्लास एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही थी, वो एक हथियारों की लड़ाई लड़ रहे थे। एजुकेटेड क्लास का विचार अलग था, और विचारों की लड़ाई में और भी डायमेंशन जुड़ती चली गई, और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस मिल जाती है। दैट वाज द केस। सही है? ठीक है बच्चों, समझ में आया? गॉट माई पॉइंट? चलिए ठीक, अब इसको क्लास को यहीं रोकते हैं। कल हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कल से आपके टॉपिक शुरू करेंगे और सीमित रहेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारा पर्पस लिमिटेड पीरियड में अपना एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पूरा करना है, तो बहुत सी चीजें स्किप भी होंगी, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपका राइट काइंड ऑफ कवरेज एग्जाम के लिए हो जाए। ठीक, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। कल आपसे मुलाकात होगी 4 बजे। कल हम इंडस सिविलाइजेशन शुरू करेंगे। आपको कोई एनसीईआरटी वगैरह कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लास के नोट्स हैं, ज्यादातर चीजें मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ज्यादातर चीजें बोर्ड पे लिख दूंगा, आप नोट्स बनाते चले जाइएगा। मैं कहीं तेज भागने लगूं, आप मुझे रोक देंगे, मैं यहां पर देख लूंगा, और आप नोट्स बनाते चले जाइए। वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। अगर आपने ठीक से